दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, इस समय वक्फ बोर्ड को लेकर और वक्फ कानून को लेकर समाज में काफ़ी चर्चा है। मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ओरिजिनल वक्फ कानून क्या था जो 1913 में बना था, और वो वास्तव में मुस्लिम समाज के लिए और मुस्लिम प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से वक्फ के हवाले किया जाएगा और उसका इस्तेमाल कैसे होगा, इसका पूरा लेखा जोखा उसमें था। इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंग्रेजों के बनाया हुआ कानून भी भारत सरकार ने, जब भारत आज़ाद हुआ उस समय तक वही लागू था। 1954 तक वही कानून लागू था जो मुसलमानों के हित में था। लेकिन 1954 में फिर जब इंडिपेंडेंस के बाद भारत में राजनीति शुरू हुई, पॉलिटिकल एजेंडा लोगों के सामने आने लगे, जो उस समय अपने आप को देश के रखवाले बोलते थे, उन्होंने अपनी कुर्सी बचाने के लिए जिस तरह से वक्फ कानून में बदलाव किए, उससे विवाद बढ़ता गया। और सबसे बड़ा विवाद शुरू हुआ जब 2013 में मनमोहन सिंह सरकार के टाइम पे जब वक्फ कानून में जो अमेंडमेंट्स किए गए, वो वास्तव में बहुत चिंताजनक थे। चिंताजनक इसलिए नहीं कि वो किसी खास कम्युनिटी के लिए किए गए, चिंताजनक इसलिए कि वो सारे कानून भारत की संविधान की मर्यादा के खिलाफ थे। हम अपने आप को सेक्युलर देश बोलते हैं, लेकिन जो प्रावधान वक्फ एक्ट में किए गए वो खास समाज के लिए थे, किसी वर्ग के लिए थे, और उसका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि किसी भी तरह से वोट बैंक पॉलिटिक्स में इसका फायदा मिल जाए। और यही कारण है कि ये विवाद बढ़ता रहा। एक तरफ विवाद हुआ समाज के अंदर, और दूसरी तरफ सरकारी संपत्तियों पे भी कब्जा होना शुरू हो गया। और समस्या यहां तक बढ़ गई कि इसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया कि साहब, ये जो गैर कानूनी कानून है इसको हटाया जाए। अभी सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई चल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को नोटिस इशू किए हैं। मीनवाइल भारत सरकार ने सारे तथ्यों को देखते हुए इस कानून को रिव्यू करने का प्रस्ताव रखने का कोशिश की, और उम्मीद है कि आजकल में इसमें कोई ना कोई संसद में बहस शुरू होगी। लेकिन आपको और हमको ये जानना जरूरी है कि ऐसे क्या प्रावधान है जिसके कारण इतनी कंट्रोवर्सीज खड़ी हो गई। तो इस वीडियो में जो मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं वो यही कि जो वक्फ कानून है, जो 1995 का कानून था और जिसको 2013 में वापस अमेंड किया गया, उसमें किस तरह के कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ प्रावधान किए गए, और भारत के अंदर जो हमारे विपक्षी दल हैं, जिनको मुस्लिम वोट बैंक दिखता है, जिनका एजेंडा सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह ट्रीट करना है, उन्होंने इस कानून के खिलाफ कुछ नहीं बोला। अब वो इस बात को बोलेंगे कि साहब, ये कानून बदलने से मुसलमानों के हित का जो है वो सहार होगा या उनके हित कम होंगे। तब ये भूल जाएंगे कि भारत एक, जिसको हम बोलते हैं सेक्युलर कंट्री, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। तो अगर वक्फ बोर्ड जैसा कानून मुसलमानों के लिए है, तो क्या ये कानून बाकी धर्मों को नहीं चाहिए? क्या उनका वो समर्थन करेंगे? सवाल ये है। तो इसका मतलब ये है कि गलत काम को हम रोकें या रिवर्स करें, ना कि और गलत काम करें। ये है मर्यादा हिंदुस्तान की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया है। दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ये सब इंटरनेट पे है। आप इस कानून को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद जो मैं आपको सेक्शंस बता रहा हूं, आप उसको नोट कर लीजिए और खुद पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगर मैं डिटेल में जाऊंगा तो करीब 1-1.5 घंटे का ये वीडियो बन जाएगा। आप चाहेंगे अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए, तो मैं कर दूंगा। लेकिन फिलहाल मैं आपकी जानकारी के लिए कुछ चीजें बताने वाला हूं जिसको आपको समझना होगा। दोस्तों, सबसे पहले जो मुद्दे हैं उनको आप लिखिए। सेक्शन 3, डेफिनेशन। डेफिनेशन में वक्फ की डेफिनेशन दी गई है, उसको समझना जरूरी है। जो ओरिजिनल वक्फ कानून था उसमें यह कहा था कि जो मुसलमान व्यक्ति है अपनी प्रॉपर्टी को वक्फ को दे सकता है, सिर्फ मुसलमान व्यक्ति। इस डेफिनेशन में यह कह दिया गया एनी पर्सन, मतलब किसी की भी संपत्ति हम ले सकते हैं वक्फ में। तो अब ये धार्मिक मर्यादा तो रही नहीं, अब तो ये लैंड ग्रैबिंग या एसेट ग्रैबिंग का एजेंडा बन गया। अब आप उसको कैसे दे रहे हो? वो प्यार से दे रहा है, धमका के दे रहा है, कोर्सिव वे में दे रहा है, इसका कहीं कोई क्राइटेरिया नहीं है।
अगर आपने किसी को बोला कि आप ये बिल्डिंग अपनी वक्फ को कर दो धमकाने के बाद, और उसने कर दी, तो वक्फ की हो जाएगी, चाहे वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। पहले ऐसा नहीं था। पहला सिर्फ ये था कि जो मुसलमानों की अपनी प्रॉपर्टी, चाहे खुद के लिए, अपने बच्चों के लिए या आने वाली पीढ़ियों के लिए अगर वो संभाल के रखना चाहते थे जिससे उनका भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए वक्फ था, ना कि वो सरकारी डिपार्टमेंट था। इस बात को हमें समझना होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट जो मुद्दा है वो सेक्शन 4 में है कि उसका सर्वे कौन करेगा। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने सर्वे किया और उसमें लिख दिया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो उसको वक्फ की प्रॉपर्टी माना जाता है, चाहे वो किसी की भी हो। आपका मकान है, एक सर्वेयर ने लिख के दे दिया वक्फ को कि साहब ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो वो आपका जो मकान, दुकान, घर जो भी है, फैक्ट्री है, वो सब गई आपके हाथ से, क्योंकि सर्वे में ये आ गया कि साहब ये वक्फ प्रॉपर्टी है। उसके क्राइटेरिया क्या है, उसका मेथड ऑफ एनालिसिस क्या है, ये सब वही सर्वेयर ही डिसाइड करेगा। इसका मतलब कहीं पे भी नेचुरल जस्टिस नहीं है, लीगल प्रोविजन नहीं है, ओवरराइडिंग अधिकार एक संस्था को दे दिए गए हैं जो मनमर्जी करे। इसीलिए उन्होंने बहुत सारी सरकारी जमीनों को वक्फ की जमीन डिक्लेयर करके अपने हथिया लिया है, और यही जो जमीन कब्जाने का तरीका है, यही वक्फ बोर्ड को बदनाम कर रहा है, यही वक्फ एक्ट के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने को मजबूर हुआ है। पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट, जो भी वक्फ प्रॉपर्टी है उसकी लिस्ट पब्लिश की जाएगी, और ये कहा जाएगा अगर आपने इसके अंदर 1 साल के अंदर अगर आपने इस पे विवाद नहीं उठाया या कहा को डिस्प्यूटेड नहीं है, तो वक्फ की मानी जाएगी। मान लीजिए आप विदेश में रहते हैं, यहाँ कहीं लोकल अखबार में वक्फ की प्रॉपर्टी की लिस्ट छप गई, आप एनआरआई हैं, आप वापस आए, पता लगा जी तो वक्फ ने ले ली। क्यों? वो 1 साल पहले हमने पब्लिश किया था, आपने शोर नहीं मचाया, हमने ले ली। अब कौन पढ़ेगा वक्फ की प्रॉपर्टी का एडवर्टाइजमेंट, कहाँ आया, कौन सी वेबसाइट पे आया? क्या लोगों का काम यही रह गया है? तो ये जो था पब्लिकेशन ऑफ लिस्ट, और उसके 1 साल तक की मियाद थी कि आप डिस्प्यूटेड है तो आप इसको रिव्यू, मतलब 1 साल के अंदर आप चैलेंज कर सकते हैं, उसके बाद वो नहीं होगा। तो ये कौन सी मर्यादा है? ये लिमिटेशन एक्ट वक्फ ने अपना कैसे खुद बना दिया, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अब जो डिस्प्यूट है प्रॉपर्टी को लेकर, सेक्शन 6 में डिस्प्यूट रिगार्डिंग वक्फ प्रॉपर्टी जो है, उसके अंदर अगर डिस्प्यूट होता है तो जो ट्रिब्यूनल है वो वक्फ बोर्ड ही बनाता है, उसमें सारे मुसलमान ही होंगे, और जो ट्रिब्यूनल ने बोल दिया वो फाइनल है, आप उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ये बात का आपको समझनी हो। इसका मतलब मैं ही लिस्ट बना रहा हूं, मैं ही डिक्लेयर कर रहा हूं, मैं ही डिसाइड करूंगा एज ए ट्रिब्यूनल कि इसमें कौन सही है कौन गलत है, और मेरा ही निर्णय फाइनल होगा और वो मेरे पक्ष में ही होगा। ये है वक्फ का कानून, जिसके बारे में आपको समझना होगा। मजे की बात, सारा काम वक्फ का है, ये इस प्रॉपर्टी से पैसा अर्न करते हैं, लेकिन इसका सारा खर्चा सरकार उठाएगी। मतलब ये सिर्फ मजे करने के इंतजाम है, और सरकार का खर्चा उठाएगी। मतलब जो नॉन मुस्लिम है वो भी टैक्स पेयर जो है, वो वक्फ की हरकतों का सारा इंतजाम, वक्फ बोर्ड के जितने खर्चे हैं उसका इंतजाम नॉन मुस्लिम टैक्स पेयर भी करेगा। लेकिन नॉन मुस्लिम टैक्स पेयर को कोई हक नहीं है इनके डिसीजन को चैलेंज करने का। ये है सेक्शन 8, जिसमें कहा गया है स्टेट गवर्नमेंट खर्चा उठाएगी। कॉम्पोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड, ऑब्वियसली सारे मेंबर मुस्लिम होंगे। इसका मतलब किसी और धर्म को आप काबिल नहीं मानते। संविधान में यह कहा गया है कि आप अगर कोई सरकारी संस्था बना रहे हैं उसमें आप धर्म के हिसाब से पोजीशन नहीं करेंगे। अब वक्फ बोर्ड क्या है? भारत सरकार का कानून है, लेकिन इसमें मेंबर कौन है? मुस्लिम संस्था के लोग या मुस्लिम लोग। क्या ये सेक्युलर भारत की परिभाषा है? क्या ऐसा भारत सरकार कानून बना सकती है सेक्युलर इंडिया में जो किसी धर्म विशेष को अधिकार दे और उसको आप सेक्युलर बोलेंगे, और जो भारत के टैक्स पेयर से चलेगा? ये अपने आप में एक विवाद का मुद्दा है। ये है सेक्शन 14। इसके बाद आप आइए कि डिसीजन इफ ए वक्फ प्रॉपर्टी इफ द प्रॉपर्टी इज वक्फ प्रॉपर्टी, ये 40 नंबर सेक्शन जो है ये कौन डिसाइड करेगा? जो सेक्शन 40 है वो ये कहता है कि जो वक्फ का ट्रिब्यूनल है, जो सर्वे है, वही फाइनल है। सरकारी जमीन को आपने बोल दिया ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, तो अब इसमें कोर्ट कुछ नहीं कर सकता, सरकार कुछ नहीं करती है, वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जाएगी। कल को मैं संसद भवन को वक्फ की प्रॉपर्टी बना दूं, राष्ट्रपति भवन को वक्फ की प्रॉपर्टी बना दूं, तो ना प्रधानमंत्री कुछ कर पाएंगे ना राष्ट्रपति, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी बन गई।
मैं रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, हॉस्पिटल सबको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दूं, भारत सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। कल को मैं भारत के कैंटोनमेंट्स के एरिया को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता हूं, तब आप क्या करेंगे? मैं मिलिट्री एयरपोर्ट्स को मैं वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता हूं, तब आप क्या करेंगे? आपके हाथ में कुछ नहीं है इस कानून के हिसाब से। इसीलिए ये कानून इतना खतरनाक है कि आप जब चाहें देश की किसी भी संस्था को, समाज को डिस्टेबलाइज कर सकते हैं। और ये कानून बनाया कांग्रेस ने और ये अमेंडमेंट किए 2013 में। क्या सोच के किए थे? क्या कांग्रेस में उस समय जो बुद्धिजीवी थे, इतने बड़े बड़े वकील इन्होंने रखे हुए थे, इनको समझ में नहीं आई थी कि ये कर क्या रहे हैं? लेकिन ये सब मजबूर हैं। ये इतने कमजोर और मजबूर लोग हैं कि ये वोट बैंक के आगे सब सरेंडर कर देते हैं। कहने को बड़े हैं, दिखने में बड़े लोग हैं, लेकिन इनकी आत्मा और इनकी बुद्धिजीविता बहुत कमजोर है। एक सेक्शन है, सेक्शन 54, रिमूवल ऑफ एनक्रोचमेंट फ्रॉम वक्फ प्रॉपर्टी। अगर आपको एक बार वक्फ प्रॉपर्टी बता दी गई है तो आपको पुलिस का अधिकार लेके आप उस प्रॉपर्टी को, उस पर जो भी एनक्रोचमेंट आप उसको हटा सकते हैं, क्योंकि आपके पास कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं है। कल को मान लीजिए पार्लियामेंट को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया तो आप पार्लियामेंट को भी हटाना पड़ेगा, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई, वो जमीन है जो वक्फ की हो गई। और उनको लगता है कि पार्लियामेंट बिल्डिंग एनक्रोचमेंट है तो कहेंगे हटाइए आप। ये हाल है वक्फ के कानूनों का। और अगर नहीं होता है तो एनफोर्समेंट ऑफ द ऑर्डर मेड अंडर सेक्शन 54, जो ऑर्डर 54 में है कि आपको एनक्रोचमेंट हटाना है, उसका एनफोर्समेंट करवाया जाएगा लीगल एजेंसी से और एनफोर्समेंट एजेंसी से, ताकि पुलिस का अधिकार, मतलब भारत की पुलिस राष्ट्रपति भवन और प्रधानमंत्री कार्यालय और संसद को हटाने पे मजबूर हो जाएगी, क्योंकि वक्फ ने कहा है। इस बात को समझिए आप, वक्फ ने डिक्लेयर कर दिया ये सब वक्फ प्रॉपर्टी है, आप चैलेंज कर नहीं सकते। ट्रिब्यूनल के पास जाएगा, ट्रिब्यूनल ने मान लीजिए कह दिया कि हाँ जी ये वक्फ की प्रॉपर्टी, आपको कोर्ट में जाने का अधिकार नहीं। उसके बाद आपने उसको एनक्रोचमेंट माना जाएगा और उस एनक्रोचमेंट को हटाने के लिए आप संसद भवन या राष्ट्रपति भवन को भी कह सकते हैं तोड़िए, हटाइए इसको, क्योंकि वक्फ की प्रॉपर्टी। ये है इस कानून के मायने। तो आप और हम तो आम आदमी, इस बात को समझना होगा, क्योंकि मुद्दा ये भी है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट को भी वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, जहां पे हाई कोर्ट चल रहा है। तो ये बात हमें समझनी होगी। इसके अलावा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ट्रिब्यूनल, जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें सारे मुस्लिम स्कॉलर होंगे, मुस्लिम लोग ही होंगे। आपकी प्री कंडीशन है कि आप मुस्लिम होने चाहिए। किसी और धर्म के कितने भी आप विद्वान होंगे, आपकी कहीं जगह नहीं है। इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट यही है कि आपके अपने लोग, आपके अपने धर्म, आपकी अपनी प्रॉपर्टी के फेवर में अपने आप ही डिसीजन लेंगे, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं। और सेक्शन 85 क्लियरली कहता है बार ऑन ज्यूरिडिक्शन ऑफ सिविल कोर्ट्स, मतलब अगर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर हो गया है, वक्फ के ट्रिब्यूनल का, आप कोर्ट नहीं जा सकते। हम ही सर्वे सर्वा हैं, सुप्रीम कोर्ट भी उनके नीचे है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में आप कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए सबसे बड़ी चैलेंज हो जाता है। फिर सर्वे कमिश्नर, मेंबर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द बोर्ड डीम टू बी पब्लिक सर्वेंट। मजे की बात देखिए, सारा काम एक धर्म के लिए हो रहा है, धर्म के ही लोग हैं, कोई सिलेक्शन क्राइटेरिया नहीं है। आप किसी को भी नॉमिनेट कर सकते हैं, लेकिन आपको उनको सरकारी अधिकारी मानना होगा। कोई क्वालिफिकेशन नहीं, कोई क्राइटेरिया नहीं, एक ही धर्म के लोग, वो भी सरकारी अधिकारी, और उनकी सैलरी भारत सरकार के टैक्स पेयर्स को देनी है, जो सारे धर्मों से आते हैं। सेक्युलर हिंदुस्तान में ये है वक्फ बोर्ड। इसके अलावा जो आपके स्पेशल प्रोविजंस हैं वो ये है कि वक्फ की प्रॉपर्टी में किसी और का कोई अधिकार नहीं होगा। एक बार जब आपको बोल दिया गया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, आपका कोई अधिकार उस पर नहीं बनता है। और ये बात समझनी होगी, क्योंकि अगर हम इस बात को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी डिसीजन वक्फ बोर्ड ने ले दिया और ट्रिब्यूनल ले दिया, वो अल्टीमेटली इस देश का फाइनल डिसीजन है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, चाहे आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, आपकी फैक्ट्री हो, आपका घर हो, आपकी दुकानें हो, कुछ भी हो। तो ये बात हमें समझनी होगी कि ये कानून यही बोलता है कि सर्वे सर्वा, अगर कोई एक ही अधिकार है किसी का,
तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी वक्फ की ही मानी जाएगी। और यही कारण है कि आज इतनी सारी सरकारी संपत्ति और बहुत सारे प्राइवेट, इंक्लूडिंग कृष्ण जन्मभूमि, इसको वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। भगवान रामचंद्र या कृष्ण जी करीब 5000 साल पहले की हम बात कर रहे हैं। भारत के जितने धर्म के ग्रंथ हैं वो सब 5000 पहले से हैं। 5000 साल पहले जो प्रॉपर्टी थी लॉर्ड कृष्णा, भगवान कृष्ण के नाम पे, उसको 1985 या आजादी के बाद बने हुए कानून ने उसको वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दी। मतलब भगवान कृष्ण का जन्म स्थान उनका नहीं है वक्फ प्रॉपर्टी। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है। इस्लाम का जब जन्म ही नहीं हुआ था, ये प्रॉपर्टीज तब की हैं। ये कृष्ण जन्मभूमि उससे पहले की है, जब इस्लाम का दुनिया में कोई अता पता ही नहीं था, लेकिन वो वक्फ प्रॉपर्टी बन गई। आप समझ रहे हैं इंटरेस्टिंग एंगल। तो दोस्तों, इसीलिए ये विवाद का मुद्दा है। अब जो भारत सरकार अमेंडमेंट लेके आ रही है, क्या उनमें इन सब बातों का ध्यान रखा जाएगा? अब देखने वाली बात ये होगी। हम बात सेक्युलर की करते हैं, लेकिन जब मुस्लिम हितों की बात आती है तो सारे पार्लियामेंट के अपोजिशन लीडर खड़े हो जाएंगे कि जो मुस्लिमों के खिलाफ हो रहा है, तब उनको सेक्युलरिज्म याद नहीं आएगा। यही भारत की दोगली राजनीति है। और हम लोग अगर नहीं जागे तो ऐसे ही हमारी जिंदगी और प्रॉपर्टीज के साथ खिलवाड़ होता रहेगा। आपका क्या कहना है दोस्तों? इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मुद्दे सबको जानना जरूरी है। और जब तक जनता नहीं जागेगी, भारत के राजनेता हमें भेड़ बकरियों की तरह हाँकते रहेंगे अपने स्वार्थों के लिए, और हम लोग आंख बंद करके बैठे रहेंगे। जो गांधी जी के 3 बंदर थे ना, कि बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो, वो कुल मिला के हम ही हैं। नेता कुछ भी करें, हमें कुछ नहीं बोलना है, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें कुछ नहीं सुनना है, चाहे हमारे खिलाफ ही कानून बनता रहे। तो महात्मा गांधी जी ने हम सबको बंदर बना के छोड़ दिया। आपका क्या कहना है इस मुद्दे? इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।